हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और देखिए, आज यूबीटीआर से यानी उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और ये है स्टाफ पर्स के पदों में जो काफ़ी समय से जो वेट कर रहे थे इन पदों के लिए, उनके लिए फाइनली यहाँ पे ये भर्ती निकल चुकी है। तो काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर में ये चल ही रहा था कि आपके लिए ये वैकेंसीज आएंगी और इस समय जो है स्टाफ नर्स मतलब जो मेल पुरुष हैं उनके लिए भी ये वैकेंसीज होंगी। तो फाइनली ये वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या बाहर के लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी उत्तराखंड से जो बाहर रहते हैं क्या वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया है वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो जितने भी आपके मन में डाउट हैं वो इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पहले से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में जो भी वीडियो होगी या जो भी अपडेट होते हैं वो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो यहाँ पे जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो है 3 फरवरी 2021 बुधवार, यानी आज का ही ये विज्ञापन प्रकाशन हुआ है। और यहाँ पे 5 फरवरी 2021 यानी परसों से आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी पोर्टल खुला नहीं है तो कल या परसों तक तो खुल ही जाएगा। तो यहाँ पे 5 फरवरी से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 4 मार्च इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फीस जमा करने की। 4 मार्च तक आप इसके लिए फ़ीस जमा करेंगे। और हाँ, जो भी इसका प्रिंट आउट भी आप 5 मार्च 2021 तक निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद होगा क्या कि जो लोग फॉर्म फिल करेंगे, अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है या फिर किसी की फॉर्म में कोई त्रुटि है या कोई भी प्रॉब्लम किसी के फॉर्म में आती है तो 20 मार्च 2021 को यहाँ पे आपकी ये सूची फिर से जारी कर दी जाएगी। जिन लोगों का जो है रिजेक्शन टाइप में कोई फॉर्म होगा और उनको फिर थोड़ा टाइम दिया जाएगा। तो 25 मार्च तक वो अगेन अपने जो भी उनके कोई फॉर्म अगर कोई भी डॉक्यूमेंट छूटा है तो वो 25 मार्च तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए 5 फरवरी से आपको सिंपली करना क्या है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है जिसकी अंतिम तिथि 4 मार्च है। इतनी चीज़ आप याद रखिए। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो लिखित परीक्षा के लिए आपके लिए जो प्रवेश पत्र 5 अप्रैल को आपको जारी कर दिए जाएंगे और लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को। तो यहाँ से मान के चलिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, 2 महीने का मात्र आपके पास समय है। मतलब 18 अप्रैल को आपकी ये परीक्षा होनी है। तो आपके पास समय ही कितना, समय बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि इसके लिए जो वैकेंसीज हैं ये कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कुल रिक्त पद हैं यहाँ पे 1238 हैं। तो 1238 बहुत पद होते हैं, 1238 पद हैं। इनमें से जो 80% होंगे वो आपकी जो फीमेल है स्टाफ नर्स महिला इनके लिए है यहाँ पे। तो ये देखिए आपकी जो टोटल है यहाँ पे UR की वो है 564, मतलब 564 जो पोस्ट हैं वो फीमेल सामान्य के लिए हैं। उनमें से भी देखिए जो सिंपल हैं उनके तो 475 है, फिर भूतपूर्व की यहाँ पे 28 है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित इनके लिए 11 है। फिजिकल हैंडीकैप अगर कोई दिव्यांग है तो उनके 22 है। और यहाँ पे उत्तराखंड अनाथ बच्चे ऑर्फन कोई है तो उनके लिए 28 यहाँ पे पोस्ट हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे ये सारी की सारी पोस्टें पढ़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए है, फिर ST कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए और EWS के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी इस समय वैकेंसीज हैं। खास करके यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत वैकेंसीज है। तो 990 जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे वो केवल महिलाओं के लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पुरुष हैं स्टाफ नर्स जो पुरुष हैं उनके लिए 20% उनके लिए वैकेंसीज है। अब देखिए यहाँ पे जो सामान्य की हैं 119 पोस्टें, ये भी बहुत सारी ज़्यादा पोस्टें होती हैं। तो आप जो है इन 119 पोस्टों के लिए आराम से यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। जो टोटल पोस्ट हैं वो 140 हैं। इन 140 को भी यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। तो जो सिंपल हैं उनके लिए तो सामान्य में 119 है, फिर उसके बाद जो एक्स सर्विस हैं उनके लिए 07 यानी 7 पोस्टें हैं यहाँ पे। फिर फ्रीडम फाइटर के लिए 2 पोस्ट हैं, फिर दिव्यांग जो हैं उनके लिए 5 पोस्ट हैं और ऐसे यहाँ पे जो ऑर्फन है उनके लिए 7 पोस्ट हैं। और इसी टाइप से आप यहाँ पे तमाम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं जो भी यहाँ पे पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 248 यहाँ पे पोस्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे जो EWS हैं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी पोस्टें हैं। तो आप लोग जो है इन मौक़ों को बिल्कुल भी अपने हाथ से ना गंवाएं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसकी जो शैक्षिक अर्हता है किसके लिए क्या चाहिए, क्योंकि तो यहाँ पे जो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने ANM का कोर्स किया होगा या फिर GNM वाला जो कोर्स किया होगा। तो जो ANM और GNM वाले हैं ये लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो ये बात मेरे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको चीज़ क्लियर कर दी है। तो आप कहीं कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि सर ANM GNM वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ANM GNM इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ये जो फॉर्म फिल कर सकते हैं ये वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग किया हो, मतलब जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। BSc नर्सिंग 4 ईयर्स का ये कोर्स होता है। तो यहाँ पे वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय तथा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। देखिए ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मतलब सिंपल सी बात है, बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया हुआ है, या पोस्ट बीएससी बेसिक बीएससी नर्सिंग हो या फिर सिंपल बीएससी नर्सिंग हो। और यहाँ पे देखिए भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास ये वाला डिप्लोमा है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जहाँ पे उत्तराखंड के मैं ज़्यादा एस्पिरेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे एएनएम और जीएनएम ज़्यादा कैंडिडेट करते हैं, तो वो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे दूसरा है उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स। देखिए ये बीएससी ऑनर्स है, कहाँ से, भारतीय नर्सिंग से बीएससी ऑनर्स होना चाहिए, या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, अथवा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो अभी जस्ट हम बात ही कर रहे थे। आपके पास क्या होना चाहिए, मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। हिंदी का आपको कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। चलिए हिंदी का तो कार्य साधक मतलब हिंदी आपको आनी चाहिए, तो इतना तो सभी को होता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर मनोरोग में आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस मतलब जिनको कहते हैं ना कि पहले जिनको अधिमान दिया जाएगा। किन लोगों को दिया जाएगा, जिनकी प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडर कोर में बी या सी प्रमाण पत्र जिनके पास होता है, एनसीसी वगैरह में जिनके पास बी और सी है कोई प्रमाण पत्र, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो इसका पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है। तो जिसका पाठ्यक्रम है, जो इसकी परीक्षा होगी, देखिए 200 अंकों की इसकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। 2 पेपर इसके होने वाले हैं, 2 पेपर इसके होंगे। परीक्षा का जो समय होगा, अब देखिए जो दोनों प्रश्न पत्रों की एक ही बुकलेट होगी, पेपर बुकलेट आपकी एक ही होगी, और परीक्षा जो होगी वो भी आपकी एक ही पाली में होगी। इस परीक्षा का समय 3 घंटे रहेगा, और ये जैसे लगभग सारे पेपरों में होता ही आता है, 1/4 ऋणात्मक अंक इसमें अंक दिया जाएगा। अगर गलत है तो 1/4 उसमें आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब देखिए जो 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 100 आपके प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होने वाला है। और जितने भी जो ये पेपर रहेगा आपका, ये रहेगा नर्सिंग पाठ्यक्रम में न्यूनतम शैक्षिक अर्थात डिप्लोमा स्तर की, जो भी डिप्लोमा स्तर में जो इसका जो आपके जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न पत्र रहेगा। 100 नंबर का, हर एक प्रश्न 1 अंक का होगा। जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा इसका, वो इंटरमीडिएट स्तर के, उसमें 100 प्रश्न होंगे, जो आपने 12वीं लेवल का जो पढ़ा हुआ है उसके अनुसार होने वाला है। उसके लिए भी आपको 1 अंक ही उसमें दिया जाएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो इसमें आपके लिए सामान्य हिंदी व्याकरण, इंटरमीडिएट लेवल का सामान्य ज्ञान एवं उत्तराखंड राज्य संबंधित विषय, तो ये वाला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सामान्य अध्ययन, देखो सामान्य अध्ययन में आपका तीनों चीज़ें आ जाएंगी, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण एवं प्रदूषण, खेल कूद, पुरस्कार, और यहाँ पे दिन एवं दिवस, प्रश्न, देश प्रदेशों की राजधानी, ये सारी की सारी चीज़ें। तो यूबीटीआर के जो पेपर होते हैं इतना बहुत इनका लेवल इतना टफ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी। तो यहाँ पे जो ये जितने भी ये सिलेबस है, ये सिलेबस अगर आप सिंपल अगर लूस एंड भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इजीली इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है आपका सिलेबस की कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो एक तो आपका 100 नंबर का होगा जो डिप्लोमा स्तर में जो आपने पढ़ाई की है, एक तो उसका होने वाला है। दूसरा यहाँ पे जो नॉर्मल जो हर एक पेपर होता है जिसमें सामान्य ज्ञान आता है, सामान्य हिंदी आता है, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। तो जो ज़्यादा वेटेज होगा, ज़्यादा वेटेज होगा, ये मान के चलिए दोनों का ही ज़्यादा वेटेज होने वाला है। और इस पोर्शन को जिसने अच्छे से कर लिया, ये वाला जो पोर्शन है सामान्य हिंदी वाला या सामान्य ज्ञान वाला, तो यहाँ से आप अच्छी खासी मेरिट उठा सकते हैं। अब यहाँ पे बाकी वो सारी चीज़ें होंगी कि आप परीक्षा के बाद ये आपको अनुमति दी जाएगी, आप अपनी सीट को वापस लेके जा सकते हैं। बाकी इसमें और आपके लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखिए आयु जो इसमें रहेगी, आयु 1 जनवरी 2020 की इसकी गणना की गई है। तो यहाँ पे 21 साल से लेकर 42 साल तक ये जो भी लोग हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है कि इस फॉर्म को फिल कौन करेगा। देखिए पहली बात तो ये है यहाँ पे कि अगर आपने उत्तराखंड से अगर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की या इसके समकक्ष
स्तर की शिक्षा उत्तराखंड से अगर आपने प्राप्त की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहली बात मतलब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके जैसे स्नातक वगैरह हो गया, अगर आपने यहाँ से उत्तराखंड से की है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें यह है कि इस फॉर्म को अन्य लोग भी फिल कर सकते हैं। कौन फिल कर सकते हैं? जो सैनिक और अर्धसैनिक बलों मतलब जो मिलिट्री हैं या आर्मी वाले जो लोग हैं, पैरामिलिट्री या मिलिट्री के जो लोग हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं, और साथ ही साथ में ऐसे लोग जो राजकीय या अर्धशासकीय संस्थान में नियमित पदों पर कार्य कर रहे हैं, या फिर कोई केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है, मतलब जो केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब करता है केंद्र सरकार के अंदर जो होता है, अगर वो उत्तराखंड में जॉब करते हैं, उत्तराखंड में अगर जॉब करते हैं और वो उत्तराखंड से अगर बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, तो उन लोगों के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई रिपीट कि कौन, जो आपके मिलिट्री लोग हैं या फिर पैरामिलिट्री में जो जॉब करते हैं, या फिर उत्तराखंड में कोई केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी अगर जॉब करता है और वो उत्तराखंड से बाहर नहीं जा पाता, उसकी जो सेवाएं हैं उत्तराखंड में ही हैं, तो वो उन लोगों के बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है कि राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसे भी स्थिति है, उनके पुत्र पुत्री समूह की सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन पात्र होंगे। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हों, लेकिन वो उत्तराखंड में उनके बच्चों ने कभी पढ़ाई ना की हो, उन्होंने बाहर पढ़ाई की हो, तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनके जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उनके माता पिता अगर उत्तराखंड के निवासी हैं, स्थायी निवासी है, तो वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ में केंद्र सरकार में कार्यरत कोई कर्मचारी है जो उत्तराखंड से बाहर नहीं जा पाता है, या फिर उनकी जो जॉब है उत्तराखंड में ही रहेगी, या फिर सैनिक या अर्धसैनिक बलों के जो बच्चे होते हैं वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी आवेदन पत्र की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हो, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बाकी इसमें कुछ और ज़्यादा कुछ है नहीं। राष्ट्रीयता सभी लोग इंडियंस हैं, तो यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो भी आरक्षण होगा वो आरक्षण तो सभी को मिलेगा ही। तो ये ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने हैं। तो यहाँ पे जो भी है ये 20 KB से कम होना चाहिए, ये 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें JPEG हस्ताक्षर जो होना चाहिए वो 10 KB से लेकर 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बाकी इसमें कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसकी जो फीस है, फीस इंपॉर्टेंट रहती है। जो सामान्य और OBC हैं उनके लिए 1800 रुपये इसकी फ़ीस होगी, और जो यहाँ पे SC ST कैटेगरी में है या फिर जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो ये फीस है वो केवल 400 रुपये रहने वाली है। इसके जो परीक्षा केंद्र है मात्र 2 परीक्षा केंद्र होंगे, देहरादून में होंगे या फिर यहाँ पे हल्द्वानी में ये होगा। जो ये बैंक ट्रांजेक्शन है, जो लोग दिव्यांग हैं तो यहाँ पे उन लोगों के लिए एक पैर प्रभावित, उनके लिए निःशुल्क आवेदन किया जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपके समझ में नहीं आएगी। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल आप सभी लोगों के लिए। बाकी इसमें लग जाइए क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास 2 महीने का वक्त है। तो इस 2 महीने में जितने भी आपके अंदर पोटेंशियल है वो उस पूरी जी जान लगा दीजिए। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।